होने चाहिए, केवल एक लेवल नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, दैट मीन्स द बेसिक कंडीशन ऑफ फेडरलिज्म विच इज दैट देयर शुड बी मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया फुलफिल्स इट दिस। तो जो फेडरलिज्म का जो फीचर नंबर 1 था और उसकी जो मेन शर्त थी क्या, कि लेवल जो है गवर्नमेंट का वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो इंडिया उसे फुलफिल कर रहा है, हमारे पास वो कह रहा है एक से ज़्यादा होने चाहिए, और हमारे पास 3 है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है। सो नंबर 1 है द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये है नंबर 1। तो यानी एक बात तो हमारी फुलफिल करता है इंडिया। दूसरा देख लेते हैं। आपको पता होगा कि मैंने जब पार्ट 1 आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि फेडरलिज्म ये कहता है कि हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक एरिया होता है, अपना अपना एक जोन होता है, और अपना अपना काम करने का एक वे होता है, ठीक है। तो क्या ये चीज़ इंडिया में भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। इट इज़ स्पेसिफाइड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट विच एरिया एंड विच डिपार्टमेंट विल बी इन द अंडर ऑफ विच गवर्नमेंट। मतलब भारत के संविधान में भी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली बात साफ साफ लिखी है, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में कौन सा एरिया आएगा और कौन सा डिपार्टमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो दिल्ली के अंदर कोई काम होना है जो कि जनता के हित के लिए होना है, भलाई के लिए होना है। तो आज की डेट में दिल्ली में जो सरकार है वो है आम आदमी पार्टी की, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो बताओ वहाँ जो काम होगा वो किसके अंडर में आएगा? 100% इट विल कम अंडर आप गवर्नमेंट। तो समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले यार मैं तो तुम्हें विश करना भूल गया, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज तो दोस्ती का दिन है, तो भैया तुम मेरे दोस्त हो, तुम सारे के सारे, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और क्यों ना एक जोक हो जाए। लो भैया जोक सुन लो पहले। आया मज़ा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। याद करो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो फेडरलिज्म है उसके 2 टाइप है, नंबर 1 कमिंग टुगेदर और नंबर 2 होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एक कंट्री बनाते हैं। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है कि एक जो बड़ा सा जो कंट्री है वो अपने आप को डिवाइड करता है छोटे छोटे स्टेट्स में और तब काम करता है। तो इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर टाइप में आता है। चलिए जी, इन पार्ट 1 वी रेड दैट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। ये हमने पढ़ लिया था। दैट मीन्स पावर अमंग ऑल स्टेट्स इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, हमने देखो क्या बात पढ़ी थी कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है उसमें सारे स्टेट के अंदर पावर जो होती है इक्वली डिवाइड होती है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर के अंदर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, वहाँ पे ये भी पॉसिबल है किसी स्टेट की पावर दूसरे स्टेट से ज़्यादा या कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर की जो पावर है वो दूसरे स्टेट से अलग है और ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है आपको डायग्राम में, जम्मू कश्मीर जो कि भारत के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, और यहाँ साइड में दिख रहा होगा आपको पावरफुल। चलिए बात करते हैं 4th नंबर की। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल वो ही फीचर हैं जो आपने पार्ट 1 में पढ़ाए थे। तो मेरे भाई जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था वो थे फेडरलिज्म के फीचर, और अब हम ये कंपेयर कर रहे हैं क्या फेडरलिज्म के फीचर को इंडिया यानी हमारा देश कंपेयर करता है या नहीं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने क्या किया होगा, जब आपको क्वेश्चन में कोई आपको ये सजेस्ट करना होता है कि भाई सही किया है या नहीं, तो आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो हमने वहाँ फीचर्स देख लिया और यहाँ हम ये देख रहे हैं क्या वो एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन इंडिया ऑल्सो टू चेंज द बेसिक लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल मस्ट बी पास फ्रॉम बोथ दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा विद 2/3 मेजोरिटी। बच्चा कह रहा सर जी ये तो बहुत बड़ा है, ज़रा ढंग से समझाओ। भाई याद करो मैंने आपको क्या बताया था फेडरलिज्म का एक फीचर कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक लॉ है, ठीक है, कोई चीज़ अगर चेंज होनी है तो ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसे अपने स्तर पे चेंज कर देगी, नहीं चेंज कर सकती। अगर कोई बड़ा चेंज होना है तो उसके लिए इंडिया के अंदर
वो जो बिल है वो लोकसभा में भी पास हो जाना चाहिए, राज्यसभा में भी पास हो जाना चाहिए, और वो भी 2/3 वोट मिलने चाहिए। ये नहीं है कि राज्यसभा के 10% लोगों ने कर दिया, वहाँ के लोकसभा के 20% लोगों ने कर दिया तो हो जाएगा, नहीं। और इसके साथ साथ क्योंकि वो इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के आधे से ज़्यादा स्टेट्स भी उस बिल को पास करेंगे, तब जाके चेंजेस होंगे, अदरवाइज चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है मेरी बात? मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे जो बेसिक राइट्स हैं, ठीक है भाई, फ्रीडम टू इक्वालिटी का है, फ्रीडम टू स्पीच है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकते, ठीक है। और अगर कुछ करने भी हैं तो उसके लिए भी चेंज करना आसान नहीं है। उसके लिए जो बिल है वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। वहाँ से पास होने के जो लोग उसके फेवर में होंगे वो कम से कम 2/3 पीपल होने चाहिए, ठीक है, 2/3। और जो इंडियन स्टेट्स हैं, हाफ इंडियन स्टेट्स भी, हाफ से ज़्यादा भी वो पास करेंगे, तब जाके ये काम होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमने पिछले फीचर में पढ़ा था कि भाई अगर क्या होगा, अगर कोई डिस्प्यूट होगी तो जो कोर्ट है, कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो वो काम इंडिया में होता है या नहीं? इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मेक्स द फाइनल डिसीजन। तो देख लो, यानी कि इंडिया फेडरलिज्म के इस फीचर को भी पूरा करता है, जो क्या है कि अगर भैया स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर लड़ाई हो जाती है, किसी बात को कहा सुनी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन क्या होगा, फुल एंड फाइनल होगा। वो सेंट्रल को भी मानना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। ये तो हो गई जी ये वाली बात कि भैया जो फीचर थे फेडरलिज्म के, क्या भारत यानी आपका कंट्री, हमारा कंट्री, मेरा प्यारा भारत उसे फॉलो कर रहा है या नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना 4 लिस्ट हैं। अब आप कहोगे सर ये कौन सा नया वो लिया है टॉपिक? जी हाँ, कोई टॉपिक नहीं है, आपको बड़ा आसानी से समझा दूंगा। जो 4 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन दिस लिस्ट गवर्नमेंट हैज़ बीन टोल्ड देयर एरिया। इस लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट को उसके एरिया बताए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास के अंदर मैडम क्या करती हैं, एक बच्चे को मॉनिटर बना देंगी, एक बच्चे को जो सफाई का इंचार्ज बना देंगी, एक बच्चे को कोई और काम दे देंगी। जो लोग ड्राइंग में अच्छे हैं उन 4-5 बच्चों को जो क्लास के अंदर जो एक सॉफ्ट बोर्ड लगा रहता है उसकी जिम्मेदारी दे देंगी। ऐसे ही इन लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के काम बताए गए हैं ताकि कोई एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि भारत के लोग हैं भैया, उंगली करने की आदत है। चलिए, तो यहाँ पे देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट दिखाई दे रही है। मैं जूम कर देता हूँ। पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। हालांकि एक और लिस्ट आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो, वो है रेजिड्यूरी पावर्स। चलिए रेजिड्यूरी लिस्ट बोलेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भैया यूनियन लिस्ट है क्या। यूनियन, अब आप मेरी बात समझो, यूनियन लिस्ट या यूनियन गवर्नमेंट, तो इसका मतलब सेंट्रल से रिलेटेड है, सेंटर से। कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे काम आएंगे जो पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ना, पूरे देश के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी हैं या पूरे देश के लिए अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूं, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बताओ, देश की सुरक्षा होना ज़रूरी है या नहीं? आपको पता ही है कि चीन भारत की जो एरिया है उसमें घुसना चाह रहा है, दूसरे देश भी घुसना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आएगा भैया यूनियन लिस्ट में, ठीक है। या जैसे भारत की करेंसी कब चलनी है, कब बंद होनी है, आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार क्या किया था, 500,000 के नोट बंद कर दिए थे। फॉरेन अफेयर्स, इस तरह की जो चीज़ जो पूरे के पूरे देश को प्रभावित करेंगी वो आती हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है। यहाँ हमारी आर्मी है यार, एक बार सल्यूट तो बनता ही है भाई, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। जैसे करेंसी ऑफ इंडिया है, तो ये सब किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना आप, यूनियन लिस्ट के अंदर आज की डेट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 97 सब्जेक्ट्स थे। ओहो हो, वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं मेरे भाई, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, ये वाले तुम्हारे वाले सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही। सब्जेक्ट्स का मतलब है रहा एरिया। जैसे डिफेंस मैंने बता दिया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, यूनियन लिस्ट में। अब बात करेंगे भाई स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जब मैंने बात की थी तो वो वाली चीज़ें आ रही थी जो पूरे देश के लिए। अगर आप, मेरा बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो आप, तो आप खुद ही बता सकते हो स्टेट लिस्ट में वो वाली चीज़ें आएंगी जो पूरे स्टेट को प्रभावित करेंगी या लोकल इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। जैसे इसमें क्या है, 66 सब्जेक्ट्स आते हैं,
ठीक है। और इसे कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियसली जब स्टेट लिस्ट है तो स्टेट ही कंट्रोल करेगा। इसमें आती है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं थर्ड लिस्ट पे। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूड सब्जेक्ट्स एंड कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स और कॉमन इंटरेस्ट आते हैं जो कि दोनों के लिए ज़रूरी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ इस लिस्ट को, कॉन्करेंट लिस्ट को कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है, इसका आंसर मुझे दे देना, किसमें? कमेंट सेक्शन में दे देना। बोथ गवर्नमेंट मेक्स लॉ, और आंसर का इंतजार करूंगा तुम्हारे कमेंट का। इसमें क्या होगा? दोनों गवर्नमेंट क्या करती हैं? लॉज बनाती हैं। इसके अंदर टोटल है 47 सब्जेक्ट्स, जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया। देखो इस चीज़ को समझो, जैसे आप लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन स्टेट बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड भी तो है। जो बच्चा हरियाणा में पढ़ रहा है, हो सकता है वो हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहा हो, यूपी वाला बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो, गुजरात वाला गुजरात बोर्ड से पढ़ रहा हो। तो आपने देखा होगा दोनों का करिकुलम या तो अलग अलग है या कुछ बुक्स एक जैसी हैं। जैसे मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि इंग्लिश बाबा, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, मेरा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो तो अलग है, लेकिन जो इंग्लिश है वो सेम है। ठीक है, वो फर्स्ट फ्लाइट ही है। तो समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें क्या एजुकेशन जो है इसमें डाला गया है, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के एरियाज़ में आता है। जब भी कोई नया लॉ बनेगा तो दोनों की आपस में बातचीत होगी, तब जाके कोई बात होगी। फिर से देखिए, इसमें एक चीज़ और है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट टेक प्लेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देन द रूल ऑफ सेंटर विल बी फॉलोड। अगर यहाँ पे कोई मतभेद होता है तो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा इस टाइम। जी हाँ, ध्यान से सुन लो, कान खोल के, इस बार मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मामला सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। और लास्ट में है भैया रेजिड्यू लिस्ट। इसका तो रेजिड्यू का मतलब आप जानते हो, बचा हुआ मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसी चीज़ जो आज की डेट में शायद नहीं है, जो बाद में आए। न्यूली एडिड सब्जेक्ट्स हैव बीन प्लेस्ड इन दिस लिस्ट। इनकी जगह यहाँ आई लग गया है। ऐसे सब्जेक्ट जो आए नहीं है या नए जुड़ रहे हैं, वो सब इसमें जोड़ा जा रहा है। जैसे कंप्यूटर साइंस, या आज की डेट में अगर तुम टेक्नोलॉजिकली अच्छे हो तो तुम जानते होगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप है नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आती भी हैं तो ये जाएगी रेजिडुअरी लिस्ट में। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसे कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? भाई ये सब पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है कौन सी फेडरलिज्म में आता है? बोलो। इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया भी था, और पिछले पार्ट 1 में भी बताया था। कहाँ गया भैया? ये रहा, ठीक है। सो इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर में। वैसे भी यहाँ पे जो पावर्स हैं